दोस्तों, दुनिया में किसी को न्याय मिले या ना मिले, लेकिन एक हम लोग हैं, हमको न्याय अच्छे से अभी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इतनी डीप में एक्चुअली हमें न्याय को समझना है कि हम पिछले 2 क्लास से कोशिश कर रहे हैं और आज भी मैं आपको काफ़ी थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँगी कि न्याय क्या होता है। बाय द वे, जो भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा है, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको मैं बता दूं कि ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का फ्री बैच एक्चुअली चल रहा है और ये है इस लेक्चर की 8वीं वीडियो। एंड ये मैं हर एक कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी हो, थिंकर्स हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सब चीज बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। एंड इस फ्री बैच का मेरा मोटिव ही यही था कि जो लोग पे नहीं कर सकते, पेड बैच नहीं ले सकते, उनको बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे। सो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों करना है, बिकॉज देखो, सबको अधिकार होना चाहिए ना कि भाई सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इक्वालिटी और जस्टिस का रिलेशन क्या है, सेकंड में भी बताया था। और न्याय एक ऐसा दीपक है, अगर वो बुझ जाए, कभी बंद हो जाए, बुझ जाए, तो अंधेरा इतना घना होगा ना कि कोई अंदाजा भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ब्राइस कहते थे, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, सो मुझे बताइए कि क्या मैं ये स्टेटमेंट सही बोल रही हूँ कि नहीं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि दिन में 2 बार अब मैंने आपकी क्लासेस कर दी है सो दैट कि जो भी कंटेंट डिलीवरी है बहुत अच्छे से हो सके। सिर्फ आपको मेरा एक साथ देना है। चैनल के वीडियोस को शेयर करो अच्छे से, अभी के अभी इसको लाइक कर दो, बिकॉज फिर आप वीडियो में व्यस्त हो जाओगे। एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है, चाहे आप अभी लाइव देख रहे हो, लेकिन कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट, फीडबैक छोड़ के जरूर जाया करो, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैंने आपको ये सब चीज करा ही दी थी, सारा जस्टिस का करा दिया था, प्लेटोस जस्टिस, वो पूरी सोक्रेटिस वाली पूरी डिबेट मैंने आपको पढ़ा दी थी। फिर मैंने बताया था कि अरिस्टोटल ने कैसे बोला है, रफेल ने, बार्कर ने, ये सब भी बोला है। पॉजिटिव लीग और नेचुरल आपका लॉ भी बता दिया था, आपको लीगल लॉ भी बता दिया था, कैसे मोरालिटी वगैरह ये सब अलग है ये बता दिया था। एंड अब मैं बात करूंगी थिंकर्स की, ठीक है। सो गॉडविन से स्टार्ट कर लेते हैं। विलियम गॉडविन का एक ऐसे था ऑन प्रॉपर्टी 1793 में, उन्होंने उसमें बात की थी पॉलिटिकल जस्टिस की। जैसे कि मैंने अभी कल बताया था कि भाई लीगल जस्टिस की बात कब आई और इक्वल बेसिस पे जस्टिस, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की क्या आई। तो इस तरीके से आपका राजनीतिक न्याय का भी एक अवधारणा है, ठीक है। सो और मैंने कल आपको ये भी बोला था कि यार देखो, मोरालिटी, नैतिकता और जस्टिस, न्याय, दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। नैतिकता हर एक इंसान के लिए अलग होती है। कानून की बात करें तो अगर हम सब लोग सिटीजन्स हैं, हम सबके सेम आपके राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, और सेम आपके दायित्व, ड्यूटीज भी होंगी। तो इन्होंने बोला कि मोरालिटी वाला प्रिंसिपल है जिसका मेन पर्पस क्या होता है, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जनरल गुड, कि जो सामान्य सबका भला हो। कैसे भला होगा यार, कुछ अधिकार दे दो। कैसे अधिकार होगा कि यार जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम सबके पास इक्वल अधिकार है कि अगर यार 18 साल से ऊपर हो तो हम अपने जो भी गवर्नमेंट है उसको चूज कर सकते हैं, कैसे, वोट करके, ठीक है ना। तो अब इन्होंने इसको किस तरीके से जोड़ा था, इन्होंने आपका राजनीतिक न्याय को प्रॉपर्टी सिस्टम से जोड़ा था, ये ध्यान रखना। देन आपके पॉलिटिकल जस्टिस में आते हैं। और अच्छा, पहली बात आप मुझसे पूछोगे मैम ये कंटेंट आपका कहाँ से लाए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपी गाबा की जो बुक है प्लीज वो पढ़ लेना। इतना अच्छा बुक नहीं है बट एग्जाम में मोस्टली उसी से ही आता है। एंड दूसरी बात, अगर आपको बहुत ही अच्छा, थोड़ा कुछ अच्छा और पढ़ना है तो एंड्रू हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक भी आप पढ़ सकते हो। तो ऑटो कर्शैमर ने अपनी बुक पॉलिटिकल जस्टिस में बोला था, द यूज ऑफ लीगल प्रोसीजर फॉर पॉलिटिकल एंड्स, बुक थी 1961 की। उसमें बोला था कि जो राजनीतिक न्याय है वो बेसिकली एक खोज है। क्या खोज की? कुछ आदर्शों की, कि अगर एक सोसाइटी में कुछ मेंबर्स हैं और वो साथ में रह रहे हैं तो वो उनको पता है कि यार उनको आपस में कॉर्पोरेट सहयोग के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ना कि कोई भी अपनी मर्जी करेगा कुछ भी। तो कुछ सब लोगों के लिए कुछ आइडियल, कुछ लॉज, रूल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए जो सब लोग माने। सो क्या हो कि हमें भी पता हो कि अच्छा हमारे ये अधिकार है और हमें ये दायित्व पूरे करने हैं। सो इन्होंने बोला था कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इस सबको मेंटेन करने के लिए भी एक हायर ऑर्डर, एक परफेक्शन लाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल एंड्स को पूरा करने के लिए आपको क्या होगा, आपको पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय देना पड़ेगा, यानी कि सब लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार देने पड़ेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला, किसने, अब मैंने आपको कल भी बताया था, जस्टिस के वेरियस टाइप्स हमने कल करे थे, आज भी मैं आपको बताऊंगी।
देखो मैंने कल भी बोला था आपको, दो तरीके के जस्टिस होता है, एक न्याय के हिसाब से कानून, ठीक है, और दूसरा कानून के हिसाब से न्याय। ये दो अलग चीजें हैं। और कल मैंने बोला था इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन तब करूंगी जब मैं प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय और सब्सटैंटिव आपका जस्टिस की अवधारणा को एक्सप्लेन करूंगी। सो नॉर्मन बेरी की बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1989, उसमें इन्होंने बोला था कि प्रक्रिया, भाई जब तक हम सारे लोग सबको समान सिचुएशन, सबको समान परिस्थिति नहीं दे सकते, तो हम तो ये सोचेंगे ना कि न्याय कहाँ से हुआ, ये तो फिर चीटिंग हो गई, अनफेयर एडवांटेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके कोई भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप कोर्ट के पास आ सकते हो, सबको बोल दिया। अब एक इंसान है जो बहुत हाई फाई लॉयर अफोर्ड कर सकता है, दूसरा इंसान बहुत गरीब है, अगर वो कोर्ट के पास जाएगा तो उसके दिन की मजदूरी जाएगी, और ना ही वो मतलब जो लॉयर है, वकील है, उसको पे करने के लिए उसके पास फीस भी नहीं है। अब वो क्या करे? हमने तो बोल दिया ना कि भाई सब लोगों के लिए न्याय है, लेकिन न्याय तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी तो बनाओ। एक तरफ आपने बहुत बड़ा पहाड़ खड़े कर रखा है, दूसरी तरफ आपने ऐसा हाईवे सा बना रखा है या फ्लाइट्स वगैरह सब जा रही है। अनफेयर नहीं है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आता है प्रोसीजरल जस्टिस की, जो प्रक्रियात्मक न्याय की, सबके लिए प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। अगर तुम गरीब हो, तुम एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार अपना सरकारी वकील देती है। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है कि न्याय कब है, जब दोनों पक्ष को इक्वल सिचुएशन, इक्वल मौका मिले अपना गुनाह मतलब प्रूफ करने का और अपना बचाव प्रस्तुत करने का, तब जाके जो पलड़ा भारी होगा वो जाएगा, तो मैं बोलूंगी न्याय है, यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये नीड बेस्ड जस्टिस है या मेरिट बेस्ड जस्टिस है या डिजायर बेस्ड जस्टिस है? कि क्या इसकी जरूरत है, फॉर्मल है, ये क्या है, इसका एक दूसरा नाम है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगर मैं बात करूंगी प्रक्रियात्मक न्याय के कुछ लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, वो कौन है? प्रक्रियात्मक न्याय बेसिकली आपको फॉलो करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, हायक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक, क्योंकि एंटाइटलमेंट की बात करते हैं वो। मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन का क्या दायित्व है? ये बोलते हैं कि यार मैकफर्सन का आपको पता ही है, सीबी मैकफर्सन जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थे, ठीक है, यानी कि आपके जो पारंपरिक उदारवादी थे, उनको बोलते थे कि पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म है, कि यार इनको तो ना सिर्फ व्यक्ति से मतलब है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकार पूरे होने चाहिए। वो ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति कितना अलग है, अमीर है, गरीब है, अलग क्लास है, अलग रिलीजन है, वो नहीं देखते, और वो सोसाइटी को पूरा साथ में नहीं देखते, ठीक है। ये मैकफर्सन बोलते थे, और बोलते थे कि यार ये कहीं ना ये अन्याय बिल्कुल है। जब भी एक पूंजीवादिक व्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम होती है, वो हमेशा आप सोचते हो कि वो फ्रीडम को बढ़ावा दे रही है, ऐसा सीबी मैकफर्सन बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में ना वो फ्रीडम को दबाती है। कैसे? क्योंकि देखो बहुत ही कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं बुर्जुआसी, जिनके पास एक्चुअली में ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो कुछ भी क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर, वो सब उनके पास होती है। बाकी जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, टैलेंट, स्किल्स वगैरह होता है, वो सिर्फ उसको बेच के बदले में क्या लेते हैं, मजदूरी लेते हैं। अब स्टेट तो इंटरफेयर कर नहीं सकती, क्योंकि लिमिटेड स्टेट है, सीमित आपका राज्य है उदारवाद के अंदर। तो क्या होता है, तो हमेशा ये जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं, इनका उत्पीड़न होता है। ये कहीं ना कहीं ये क्या है कि जस्टिस का जो दायरा है इसको आपने सीमित कर दिया, सबके लिए सेम नहीं है। सिर्फ जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट में केस लड़ने में सिमिलर सिचुएशन, जस्टिस का मतलब होता है हर एक सिचुएशन में आप सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट, सब्सटैंटिव जस्टिस। अब समझ लो कि प्रक्रिया तो दोनों ने सेम फॉलो की, लेकिन जो जस्टिस है, समझ लो जो डिसीजन ले रहा है आपका न्यायाधीश, वो एक पार्टी को जानता है और वो उस हिसाब से डिसीजन ले। तो क्या ये फेयर है? क्या ये जस्टिस हुआ, न्याय हुआ? बिल्कुल नहीं। तो जॉन एस सचार ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता पे ये जो बात की थी, इन्होंने यही बात की थी कि भाई देखो, टैलेंट माइट नॉट बी रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रिंसिक वर्थ। क्योंकि देखो अब समझ लो मैं पढ़ा रही हूं, तो आप मुझे किसके बेसिस में जज करोगे कि मैम कैसा पढ़ाती हैं? अब आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपको कैसे जज करूंगी कि आप कितना अच्छा सीख रहे हो? क्योंकि हम दोनों के अलग अलग पोजीशंस हैं, हम दोनों के अलग अलग टैलेंट्स हैं, तो हम अपने हिसाब से जज करेंगे। ये नहीं जज करेंगे कि कंटेंट कैसा है, क्योंकि देखो कंटेंट चाहे मैं पढ़ा रही हूं तो भी अच्छा हो
और कंटेंट आप पढ़ रहे हो तो भी अच्छा हो, लेकिन वो जो कंटेंट है वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपका ऐसे तो हजारों बुक है मार्केट में, लेकिन हजारों बुक आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं होता, क्योंकि सबको उस तरीके से पढ़ाने वाले नहीं मिलते, और सब टीचर्स को उतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं मिलते जो अच्छे से समझ सके, सीरियस हो। तो हमेशा हर किसी की पोजीशन और हर किसी का जो सोसाइटी में दायरा है, उस हिसाब से हम उसको जज करते हैं कि कौन अच्छा है या बुरा है। एंड इसी सिचुएशन में सोसाइटी कैसी है, आपका समाज कैसा है, आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आप किस तरीके से आपके क्या बोलते हैं प्रशासन है, उस हिसाब से हम जज करते हैं कि भाई कितना न्याय सही है, क्या न्याय सही है कि नहीं है। यानी कि आउटकम प्रक्रिया में क्या करते थे कि प्रोसेस सबके लिए सही होनी चाहिए, सब्सटेंटिव में कि जो आउटकम आ रहा है क्या वो जस्टिस है, कि क्या हमने जो निर्णय लिया क्या हमने न्याय किया, या फिर हमने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जो न्याय करने लायक ही नहीं है। तो इस तरीके से अब जॉन रॉल्स को बहुत ही लगा कि यार कंटेम्प्ररी जो समकालीन जो समाज है काफी बदल चुका है, तो अभी मैं अपने समकालीन समाज के हिसाब से सारा चीजें करता हूँ, न्याय को भी मैं उसी तरीके से डिफाइन करता हूँ। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी। इनको इगैलिटेरियन समतावादी या डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणात्मक न्याय के प्रतिपादित क्या बोलते हैं प्रोपोनेंट के रूप में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप मुझे बताना, हालांकि मैंने बहुत काम किया अपनी शुद्ध हिंदी बनाने में, पर फिर भी थोड़े थोड़े वर्ड ऐसा हो जाता है। चलो, जस्टिस इन्होंने बोला था इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी, कि न्याय किसी भी समाज का पहला गुण होता है, सद्गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जस्टिस डिफाइन करता है कि आपका समाज कितना सिक्योर, कितना संरक्षण है, कितना मजबूत है और कितना प्रोग्रेसिव गतिशील है। ठीक है ना। सब इन्होंने बोला कि देखो जस्टिस का मतलब ही क्या होता है। जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो समाज में आपका अन्याय है, समाज में जो भी असमानता है उसको वापस से समान बनाओ, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पुराने बेकार चीज हो गई है उसको सही करो, दैट इज आपका जस्टिस। जॉन रॉल्स ने अपनी जो जस्टिस का सिद्धांत दिया था उसमें बोला था कि यार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक यानी कि अगर कोई रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रिसोर्सेज क्या हो गया, संसाधन, आप सभी को पता है बेसिक नीड्स क्या है इसकी, सबको यार खाना तो मिलना चाहिए। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पीडीएस सिस्टम है कि नहीं है। और सरकार बहुत ही कम पैसे में आपको अनाज देती है कि नहीं देती? क्यों देती है? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप नहीं ले सकते तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको दे, वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो चीज असमानता कम करे। ऐसे ही रॉल्स ने बात की थी कि कंटेम्प्रेरी समकालीन समय में ये हम कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बोला था कि यार जस्टिस में क्या होता है, जस्टिस तब होगा जब हम ऐसे कुछ कानून बनाए जो हम सबके लिए फेयर हो। अब पॉइंट ये आता है कि यार आप क्यों ऐसा रूल बनाओगे जो मेरे लिए फेयर हो, या मैं क्यों ऐसा बनाऊंगी जो आपके लिए फेयर हो। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। इसको मैं डिटेल में आपका यूनिट 2 जब कवर कराऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि वो पूरा जॉन रॉल्स का पूरा है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसमें बात आती है, इन्होंने बोला कि देखो राइट्स की क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कि लोगों की अच्छाई करना या जो चीज सही है वो करना, यानी कि जो अधिकार। ऑब्वियसली अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि जो अच्छा या बुरा मैं कैसे डिफाइन करूं। इन्होंने बोला यार अच्छा या बुरा हम कैसे डिफाइन करते हैं, जस्टिस की बाउंड्री में, जो जस्टिस की पूरी सीमा है उसके अंदर हम देखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जस्टिस की सीमा के बाहर जो भी चीज है वो सब गलत है। जस्टिस क्या है, फेयरनेस, कि क्या चीज सही है। जस्टिस इसका मतलब क्या है, सही ये किसके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी अपना दायित्व निभा रहे हो एज अ सिटीजन, अगर आप सभी अपनी ड्यूटीज कर रहे हो तो आप सभी को राइट्स भी मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि भाई कोई भी किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फिर वो न्याय के विरुद्ध चले जाएगा, और वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कहां जा सकते हो, सीधे हाई कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट। इतनी ज्यादा पावरफुल है ये राइट्स। जस्टिस एज एंटाइटलमेंट, किसने बात किया, एंटाइटलमेंट किया। जैसे एंटाइटलमेंट जैसे हम बोलते हैं ना, एंटाइटलमेंट स्टेटस लेके चल रहे हो कि ये आपकी धरोहर है, इसे तुम पहन के चल रहे हो, इस तरीके से। किसने बात की है, रॉबर्ट नॉजिक ने बात की है। रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि समाज में ना बहुत सारी चीजें गलत थी, डेफिनेटली गलत थी, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसे सुधारना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस।
यानी कि रेक्टिफाई करना किसी चीज को, यानी कि अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारना। अब इनसे पूछा गया कि भाई वो कैसे होगा, तो इन्होंने बोला कि यार लॉक का जो एक सिद्धांत था प्रॉपर्टी का वो बहुत ही अमेजिंग था, एंड प्रॉपर्टी नेचुरल राइट्स भी है। तो हमने बोला हाँ है, तो अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नाइट वॉचमैन स्टेट का सबको पता है, यानी कि स्टेट क्या होती है, स्टेट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती आपकी जिंदगी में। आपको ये नहीं बोलती कि भाई मास्टर्स में ये कोर्स करना, ग्रेजुएशन में ये कोर्स करना, ऐसे करो वैसे करो। आपने स्टेट में बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कानून है, बस ये फॉलो करो, हमारे हिसाब से जो मर्जी करो, कोई भी प्रोफेशन करो, कुछ भी करो, अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जियो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा क्या है, नाइट वॉचमैन। नाइट वॉचमैन का मतलब क्या है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो हम क्या करेंगे, फटाफट सूचित कर देंगे पुलिस को या कोर्ट को कि तुमने गड़बड़ की है, उससे ज्यादा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या दिया, लिबर्टेरियन जस्टिस। लिबर्टेरियन का मतलब क्या होता है कि नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद का एक जो कंसेप्ट है जस्टिस का, वो दिया इन्होंने। इन्होंने बोला है मैं वेलफेयर स्टेट के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि स्टेट का ना वेलफेयर के चक्कर में, कल्याणकारी राज्य की आड़ में ना बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो जाता है। मेरे हिसाब से जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो क्या है, बॉन्डेड लेबर है। स्टेट के पास पावर तो है, लेकिन किस हिसाब से, कि सिर्फ प्रॉपर्टी के उसमें। तो इन्होंने बोला कि यार इंसान का अधिकार क्या है, मैं प्रॉपर्टी की बात कह रही हूँ, आप बोलोगे कि यार ये जो प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, ये सब नहीं। सो प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्वियसली अगर मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि यार मेरे अधिकार, ये मेरे अधिकार है और कोई इसमें दखल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे अधिकार है कि जस्ट मैंने अपनी दायित्व पूरे किए हैं, तब जाके ये मुझे मिले हैं। ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि सामाजिक आपका न्याय होना चाहिए, जो हिस्टोरिकली रॉन्ग हो रखा है वो चीज सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से नीचे आके आई है और आप पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसको बनाने में, ये अधिकार, ये सिस्टम, ये आपका सिविलाइज्ड स्टेट बनाने में लोगों के एफर्ट्स लगे हैं। इनकी बुक थी अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, उसमें उन्होंने 3 तरीके की थ्योरी दी थी एंटाइटलमेंट की। पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक में दी थी। तीनों प्रिंसिपल क्या थे, कि प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, कि भाई जो मैं एक्विजिशन करना है, यानी कि कोई चीज अपने अंतर्गत लेना या किसी चीज का आप में मालिकाना हक होना। तो ये बोलते हैं कि ये जो मालिकाना हक है वो न्यायिक रूप से है, बिल्कुल न्यायिक रूप से। आप पैदा हुए, आपने सिटीजनशिप ली, तभी आपको इंडियन कानून सब मानने हैं, बिल्कुल। ये राइट्स आपको बिल्कुल मतलब इसके पीछे एक लीगल फोर्स है, बिल्कुल है। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, अभी आपका कभी मन करे कि यार ये कोई कानून आ रखा है कि आपको फ्रीडम था कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करने का, कि हम सब ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बिजनेस सिर्फ स्टेट करेगी। तो ये कैसे किया तुमने? एक कानून के हिसाब से, नया कानून आएगा तभी तो आपके राइट्स छीन लिए जाएंगे या आपको नए राइट्स मिलेंगे। यानी कि जो राइट्स का जो ट्रांसफर है, या फिर आप पे जो मतलब आपको बोल रहे हैं कि राइट्स आपको नहीं मिलेंगे या प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते ट्रांसफर, अगर आप अपने नाम से किसी और पे कर रहे हो, तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, जस्टिस, कानूनी रूप से होना चाहिए। और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, सुधारात्मक न्याय, कि यार इन दोनों ऊपर दोनों जो आपकी स्टेटमेंट है कि जो एक्विजिशन है, जो आप पे मालिकाना हक है, उसके पीछे कोई ना कोई न्यायिक कारण होना चाहिए, और ट्रांसफर करने के उसमें भी कोई न्यायिक कारण होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी तीसरे मेथड से आप काम नहीं करोगे। नॉजिक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अन्याय हो जाता है जब आप क्या करते हो, उसको ढंग से नहीं बांटते, असमान रूप से बांटते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं जस्टिस का दृष्टिकोण बताऊंगी तो नेक्स्ट आता है कम्युनिटेरियन। कम्युनिटेरियन का मतलब क्या है, कम्युनिटी के हिसाब से। अब मैं बात तो करती हूँ इंडिविजुअल जस्टिस की। अब इंडिविजुअल जस्टिस और कम्युनिटी जस्टिस में बहुत फर्क है। भाई क्या फर्क है इन आपका इस दोनों में क्या फर्क है? सो ये बोलते हैं कि माइकल वॉल्जर की बुक थी स्फीयर ऑफ जस्टिस, कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो एक प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या करती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी की बहुत सारे लोगों की अस्वतंत्रता का नतीजा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एम्पायर, बहुत टाइम पे जब कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद था, वो सोचता था कि यार हमारे पास बहुत अच्छी नेवी है, ये सब है, तो इधर हम क्या करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे अपने फायदे के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी स्वतंत्रता का फायदा उठा रहे थे। लेकिन जो कॉलोनी थी वहां पे लोगों की क्या हो गई, अस्वतंत्रता। यानी कि जो भी हमने जस्टिस करना है वो हम एक बंदे के हिसाब से नहीं देखते, हम पूरे सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि राइट्स हमेशा सोसाइटी में होते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट सबको जो मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट आपके राइट्स है, उसका अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग लोगों का मतलब उनको पालने मानने का तरीका होता है। तो हमेशा जस्टिस ये बोलते हैं ना, जस्टिस एक के हिसाब से नहीं होता, जस्टिस बहुत सारे हिसाब से, बहुत सारी डायमेंशन का एक मिक्सचर होता है। कैसा जस्टिस है ये? प्लूरिटेरियन, प्लूरलिस्टिक, अलग अलग सोशल ग्रुप का। जैसे आप बोलोगे कि समानता है, लेकिन फिर रिजर्वेशन क्यों है? प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी क्यों मिली है, मेरे को क्यों नहीं मिली? क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है, अलग अलग सबके रीजन है, और ये सबकी समानता को बैलेंस कहीं ना कहीं कर रखा है। जस्टिस ऐसा नहीं है कि भाई मतलब फिक्स्ड है, जस्टिस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम रोज अपने हिसाब से चेंज करते हैं, समझते हैं। राजनीतिक इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो आप सभी को पता है वुमेन को पहले राइट टू वोट नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं ये अन्याय नहीं हुआ? तो सुजन मॉलर ओकिन ने यही लिखा है कि जो जेंडर का क्वेश्चन है, कहाँ पे अपनी बुक जेंडर जस्टिस एंड द फैमिली, की फैमिली में किस तरीके से अन्याय होता है उसको पॉइंट आउट किया है उन्होंने बोला है कि आजकल क्या है, जेंडर्ड फैमिली है। सेक्स का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकली आप मेल हो या फीमेल हो। जेंडर का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल का सोसाइटी के हिसाब से क्या क्या अलग दायित्व है आपके सेक्स के बेसिस पे। तो ये किसको अपोज करते हैं? जेंडर को अपोज करते हैं। कहते हैं कि आपका क्या है, लैंगिक असमानता है, इनजस्टिस है। नेक्स्ट, अब जस्टिस के और भी कंसेप्ट है, जैसे कि ग्लोबल जस्टिस। किसने दी थी ये अवधारणा? थॉमस पॉगे ने। क्या बोला था इन्होंने बोला था कि यार देखो, कुछ ना कुछ, अगर मैं इसका बात करूं तो कहीं ना कहीं लॉक को भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी जी, जॉन रॉल्स को पॉइंट आउट करना चाहूंगी। जॉन रॉल्स ने बोला था कि कुछ ऐसे कानून है जो सबके लिए समान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किसने बताया? रॉल्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि जिसमें जो सबके लिए फेयर लगे। तो ये क्या है कि सब लोग उसको इक्वल रूप से मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ग्लोबल जस्टिस का पार्ट नहीं हो गया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हम सब लोग मानते हैं। तो थॉमस पॉगे ने बोला कि मॉरल क्वेश्चन क्या है, कि आपका नैतिक सवाल उठाया कि ये असमानता क्यों है, जब सब लोग अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं तो ये असमानता क्यों है, कहीं पे गरीबी कहीं पे अमीरी क्यों है, ये जो कंट्रीज है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड में क्यों ऐसे विभाजित है? ठीक है ना। अगर सब जगह ग्लोबलाइजेशन है तो कहीं पे लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कहीं पे लोग उल्टा गरीब होते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? वर्ल्ड पावर्टी क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है? तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ अधिकार को मानना पड़ेगा। और वो कंसेप्ट क्या है? ग्लोबल जस्टिस का, थॉमस पॉगे ने जो दिया था, ताकि समाज में गरीबी और सामाजिक अन्याय खत्म हो। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है जस्टिस पे? मार्क्स का बेसिकली मानना था कि जो फ्रीडम है और आपकी मानवता है किस तरीके से एसोसिएटेड है, वो बात करते थे। ये बोलते थे कि देखो, मैं हमेशा उस वाली कंडीशन के बिल्कुल विरुद्ध हूं जहां मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग का आधिपत्य हो रहा है दूसरे पे, जैसे कि बुर्जुआजी का आधिपत्य हो रहा था प्रोलेटारियात पे। क्यों? क्योंकि ये रीजन बनता है, ये कारण बनता है सामाजिक अन्याय का, तो मैं उसके खिलाफ हूं। अब ये लेकिन जस्टिस की प्रॉब्लम से नहीं कंसर्न थे। ये बोलते थे कि ये जो स्टेट है, ये इसका रीजन क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करता हूं। और ये रीजन बताते थे कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पाद का पूंजीवादी जो तरीका है, उस प्रणाली है, उस पे ये बोलते थे वही रीजन है जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, आपका शोषण कर रही है वर्किंग क्लास का। तो कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशन के थ्रू उसे चेंज करके सही करना चाहते थे, और इनके लिए ये जस्टिस था कि सब लोग साथ में मिलके चीजें सही करें। बाकी मैं कार्ल मार्क्स का डिटेल में पढ़ाऊंगी डेफिनेटली जब मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाऊंगी। तो सोवियत रशिया में आपको पता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि भाई किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये एक मार्क्सिस्ट जो विचारधारा है, इसे हम यूज कर सकते हैं एक समाजवादी राज्य के अंदर। ठीक है ना। इनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट सामाजिक राज्य का दायित्व क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसको पहले सोशलाइज करो। क्योंकि अगर हम कि क्या कितना मार्केट में कितना सामान आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, किस तरीके से उसका विभाजन हो रहा है, ये डिसीजन प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरों पे शोषण करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन अगर ये डिसीजन मैं स्टेट राज्य के अंदर दे दूंगा, जो राज्य क्या है न्यूट्रल है, जिसके लिए सारे लोग सेम है,
तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, फिर गॉडविन फिर से आ जाते हैं। गॉडविन बेसिकली अनार्किज्म क्या होता है, इज्म आईएसएम, जब मैंने किसी भी चीज के आगे लगा दिया तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है आपकी विचारधारा। अगर कोई आपकी विचारधारा है तो विचारधारा क्या करेगी, विचारधारा सोचेगी कि यार ठीक है, अनार्की का मतलब क्या होता है, अराजकता। अब मैं बोल सकती हूँ कि ग्लोबल लेवल में अनार्की है, आप बोलोगे मैम इधर तो अनार्की का तो मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ये सब कुछ नहीं है। सो बेसिकली इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपका एग्जैक्टली कानून बनाए, उसे आपका लागू करे और उस पर व्याख्या करे। आप बोलोगे ग्लोबल लेवल में यूनाइटेड नेशन तो है, लेकिन कितने लोग सुनते हैं उसकी, यूनाइटेड नेशन है लेकिन लोगों की यानी कि जो स्टेट की जो संप्रभुता है वो उससे ऊपर है। अगर स्टेट की संप्रभुता यूनाइटेड नेशन से नीचे होती तो जो यूनाइटेड नेशन बोलता वो स्टेट सुनता। हालांकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं अनार्की है, अनार्किज्म को ये फॉलो करते थे। तो इन्होंने अपनी इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग, मानव के बीच में जो असमानता है वो क्यों है, वो सोसाइटी समाज ने बनाई हुई है, क्योंकि समाज ने ही क्लास यानी कि वर्ग के बीच में भेदभाव शुरू किया। नेशनैलिटी, टेरिटरी, रिलीजन, इन सब के बीच में जो भेदभाव है, ये जो विभाजन है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, समाज में। तो इसलिए जो आपका इनजस्टिस है, अन्याय है, कहीं ना कहीं उसकी देन क्या है, हमारा समाज, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रावधान का आप सभी को पता है, ये भी अपने आप को अनार्किस्ट कहते थे। ये बोलते थे कि यार प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बोलते थे कि जो प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। प्रॉपर्टी थेफ्ट कैसे है भाई, ये बोलते थे कि सोसाइटी का अगर मैं बात करूं तो नेचुरल क्रिएशन में कभी भी प्रॉपर्टी नहीं था, जैसे ही प्रॉपर्टी आया असमानता ही, जैसे कि रूसो आपको पता है बोलते हैं। तो जब भी ऐसा है ना कि हमने लोगों को ऐसा अधिकार दे दिया कि आपको पूंजी का अधिकार है, तो हमेशा इनमें एक रेस शुरू हो गई, एक दूसरे के राइट्स का उल्लंघन शुरू हो गया। ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं इनमें ये प्रवृत्ति आ गई कि दूसरों के राइट्स का हम चोरी करके खुद के पूंजी बढ़ाते रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये होता है कि जो लेबर है, कहीं ना कहीं अगर 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का बनाना हो तो उसका स्किल लगा, 80 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो कौन लेके जाएगा, बुर्जुआजी। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसको अपोज करते थे, इस तरीके से बोलते थे कि समाज में ऐसे न्याय नहीं है। नेक्स्ट मिकाइल बाकुनिन अगेन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यार देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे आपका राजनीतिक रूप से, सोशली रूप से, रिलीजियस रूप से, कि जिसे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हमें हटाना ही होता है, जो हमेशा आते ही इस उद्देश्य से कि अन्याय करेंगे, एंड इनके खिलाफ सबको साथ में होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि भाई जैसे राइट्स है, इक्वल प्रिविलेजेस है, सब कुछ है, लेकिन कुछ जो एलिमेंट्स हैं कि किस तरीके से इन राइट्स को देना है, किसको देना है, कितनी संख्या में, कितनी कैपेसिटी में देना है, वो हमें डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्रोपोटकिन अगेन अनार्किस्ट, इनके क्या बोलते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, कि भाई जो फिट होगा, जिसमें दम होगा, वो अपने आप ही पेपर निकाल लेगा या जी लेगा, जिंदगी जी लेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया चलती नहीं है ना कि भाई जो स्ट्रांग होगा उसके पक्ष में जस्टिस होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। समाज में तो ये होता है ना कि अगर आप स्ट्रांग हो, आप अपना मतलब चाहे आप वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, कैसे भी हो, आप सबको सेम राइट्स मिलेंगे और आपका सेम संरक्षण मिलेगा, तब जस्टिस होता है। समझ रहे हो? तो ये बात करते थे अनार्किस्ट कम्युनिज्म की, और ये बोलते थे कि अपोज करते थे, कहीं ना कहीं विरोध करते थे मार्क्स को, जो बात करना चाहते थे स्टेट की, भाई कि स्टेट तो हमेशा होनी चाहिए, एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन टिल इट विदर्स अवे। ठीक है, पहले स्टेट होगी, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन होगा, फिर वो विदर अवे होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये अपोज करते थे। नेक्स्ट जॉर्ज सॉरेल अनार्को सिंडिकलिज्म से एसोसिएटेड है। अब इस तरीके के टर्म्स बहुत आते हैं कि अराजक संघवाद से कौन संबंधित है, इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे, जैसे कि अभी आपने ये नहीं सुना होगा। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस 1908 की इनकी बुक थी, उसमें इन्होंने तर्क दिया था कि एक यूनिवर्सल फिनोमिना होता है, कि एक सार्वभौमिक फिनोमिना आपको देखने को मिलता है
कि सिंडिकेट, सिंडिकेट क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का झुंड या गुड़। तो ये कहते हैं कि यार ऐसा है ना, अनार्की है, अराजकता है, और उस अराजकता में भी अलग अलग लोगों के अपने अपने गुट बने हुए हैं। वॉयलेंस क्या है, और इसी वजह से वॉयलेंस, हिंसा आपको हर जगह सार्वभौमिक रूप से देखने को मिलेगी। क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? रिलीजन, धर्म हो सकता है, नैतिकता हो सकता है। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ वायलेंस। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि वायलेंस मिसिंग निकलेगा। लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, कानून और संगठन में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके का स्ट्रक्चर, संरचनात्मक हिंसा होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल सोसाइटी में। अगर मैं बात करूं, ये चीज आपका आ सकता है एग्जाम में, पॉइंट कर लेना। नेक्स्ट, नोट्स कहां से मिलेंगे? ऐप आपको सभी को पता है, डाउनलोड कर लेना। डिस्कवर स्टडी की ऐप आ चुकी है, प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कीजिए, नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब सब आल्टर्न अप्रोच भी होती है जस्टिस की। हम बोलते हैं कि जस्टिस ठीक है, न्याय सही है, लेकिन कौन उसे डिफाइन करेगा? तुम करोगे कि हम करेंगे? बताओ, कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, एक्चुअल में न्याय क्या है? जब तक कॉलोनीज थी तब तक हमें समझ में आता था कि यार देखो, जो कॉलोनियल पावर है स्ट्रांग है, इसलिए इन्होंने कॉलोनी बना दी और हमें जो बोला हमने कर लिया। लेकिन अब तो सब लोग आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट है, तो जो न्याय है हमेशा अभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसके हिसाब से क्यों? जो लोग जो मतलब जैसे अब पहले इक्वल राइट्स नहीं थे, मेल फीमेल के इक्वल राइट्स नहीं थे, मल्टी कल्चरलिस्ट जो नए आए हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो क्या ये न्याय है? अब ऐसे जो नए एक्टर्स आके आपको बोल रहे हैं ये चीज, यार हमारी इंपॉर्टेंस नहीं थी, सब आल्टर्न, कहाँ, किसने स्टार्ट ये कंसेप्ट, ये अवधारणा, ये शब्द किसने गढ़ा था? एंटोनियो ग्राम्स्की। क्या बोला था उन्होंने, क्यों बोला था? ये इनकी प्रिजन नोटबुक आप सभी को पता है, फेमस। उनके जो प्रिजन में रह के उन्होंने सारी चीजें वर्क लिखा है, उसको सारा एक संग्रह बना के ये प्रिजन नोटबुक्स निकली है। एंड इसमें बोला था कि मार्क्सिस्ट की ना एक अलग अप्रोच है। वो क्यों सब आर्टन है? सब आर्टन यानी कि जो बोल नहीं सकते, जो अपना पक्ष नहीं रख सकते, उनके लिए न्याय होना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट ने ये बात की थी कि जो वर्ग है, क्लास के हिसाब से विभाजन है दो क्लास में, हैव और हैव नॉट। तो ये हैव नॉट वाले जो लोग हैं, जिनके पास पैसा वगैरह इतना सब कुछ नहीं था, उनको रोज काम करना पड़ता है, तभी बदले में मजदूरी मिलती है, और इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है, कहीं ना कहीं शोषण होता है। तो इन क्लास के लिए अगर मैं न्याय करूं तो न्याय है, यानी कि सब आर्टन जो आपके लोगों को लिए अदृश्य है, जो जिनका शोषण होता है, वो वाली क्लास के लिए न्याय जब मैं दूंगा तो न्याय है। अब जस्टिस को और भी लोग अपोज करते हैं, एलीट थ्योरी। वैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं कि सरकार तो लोग चला रहे हैं, लोगों के पास सारे अधिकार है, लोगों के हिसाब से सब कुछ होता है। एलीट थ्योरी ने इसे क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की, बोला कि ऐसा नहीं होता। हमेशा आप देखोगे एक क्लास होती है जो सबके ऊपर राज कर रही होती है, और बाकी बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जो उस राज को एक्सेप्ट कर रही होती है, मान रही होती है। जैसे विल्फ्रेडो पेरेटो ने क्या बात की थी बताइए, गैटनो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, क्या क्या बात की थी बताइए। डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें बोला था कि हमेशा ना ये दो गुट बने हुए हैं, और अगर ये मासेस है, इनके हिसाब से काम नहीं हो रहा, जिन्होंने ये बेसिकली इन लोगों को जिताया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये कोई न्याय थोड़ी ना है। हर किसी को अपने दायित्व के हिसाब से, अपनी मार्केट सोसाइटी मॉडल में इन्होंने बात की थी कि हर किसी के काम के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। तो ये लिबरल सोसाइटी में हो थोड़ी ना रहा है एक्चुअली में, समझे। तो फाइनली हमारा 3 लेक्चर का जस्टिस खत्म हुआ है। आई होप, अब मेरे को जस्टिस में ऑलमोस्ट आप सभी को पता है 1.5 घंटे से ज्यादा लग गया, बट मैं बेकार नहीं पढ़ा सकती, सॉरी, ठीक है। और मैं एकदम ऊपर से पढ़ा के तुम्हें टाटा बाय बाय भी नहीं कर सकती। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, आपको पता है दिन में 2 बार आती है क्लास, तब मैं पढ़ाऊंगी आपको राइट्स, अधिकार, ठीक है। और इससे पहले आप जाएं, अपने कमेंट्स में एक फीडबैक जरूर डाल के जाइएगा, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज लंबी खींचे, क्योंकि देखो मैं यूनिट 1 पढ़ाऊंगी और मैं देखूंगी आपका रिस्पांस कैसा है। मैंने तो बोला है फ्री कोर्स है, मैं तो सारे यूनिट पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि लोगों को चाहिए ही नहीं लेक्चर, लोग लाइक ही नहीं कर रहे, लोग कमेंट ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं। कहीं आता है ना कि जब भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम क्यों इधर अपना गला फाड़ रहे हो। इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए भर भर के,
ठीक है ना। डेली 8:30 बजे शाम में क्लास होगी डेफिनेटली, और सुबह की मैं टाइमिंग रख रही हूं 10 बजे, ठीक है, 10 AM। जिसका भी जो भी मिस हो जाएगा सुबह का रिकॉर्डेड देखो, जैसे भी देखो, क्लासेस पूरी करनी है। एक बार अगर आपने ये पूरा कोर्स कर लिया ना, आपको जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस के लिए पेड किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। पेड आप डेफिनेटली लो, टेस्ट सीरीज लो, मैं ही दूंगी आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स लो, मैं ही दूंगी वो भी, लेकिन ये तो ना पेड है, लेकिन कोर्स के लिए, पढ़ाने के लिए कभी फीस नहीं है, कभी भी फीस नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपका सिलेक्शन जरूर हो।